नमस्ते। आपका स्वागत है। कंटेंट का आनंद लें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। रेबेका मूर ने बोलने से पहले एक गहरी सांस ली, पर उसकी आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। जिस रेस्टोरेंट में वह माइकल के साथ बैठी थी, वो यादों से भरा था। गुजरे हुए जन्मदिन, छोटे-छोटे जश्न और वो आम बातें, जिन्होंने सालों से मिलकर एक जानी-पहचानी दिनचर्या बना दी थी। माइकल के लिए यह जश्न मनाने की एक और रात थी, पर रेबेका के लिए यह उस बात को शब्दों में बयां करने का पल था जो खामोशी से उसके अंदर पनप रही थी। उसने अपनी गोद में रखे नैपकिन को ठीक किया, सीधे अपने पति की आंखों में देखा और एक ऐसी शांति के साथ जो उसके कहे जाने वाले शब्दों के वजन से बिल्कुल अलग थी, पूछा कि क्या उसे महीनों पहले किया गया वादा याद है। माइकल, जो आराम से बैठा था और जिसे आने वाले तूफान का कोई अंदाजा नहीं था, उसने बिना सोचे समझे जवाब दिया। उसने कहा, हाँ, वह कुछ भी मांग सकती है। तब रेबेका नाटकीय ढंग से रुकी। उसने अपने हाथ सीने पर बांधे और मजबूती से कहा, तुमने कुछ भी देने का वादा किया था, याद है? खैर, मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और मैंने फैसला कर लिया है। माइकल अब भी मुस्कुरा रहा था, यह जानने को उत्सुक था कि वह क्या मांगने वाली है, जब तक कि रेबेका ने वो बम नहीं फोड़ दिया। उसके मुंह से निकले शब्द हवा को किसी चाकू की तरह चीर गए। उसने जॉर्डन ब्लैक के साथ एक रात मांगी, जो एक एनबीए प्लेयर था और हाई स्कूल में उसका क्लासमेट रह चुका था। उसने ये बात मजाक में या किसी कल्पना की तरह नहीं कही थी। उसने यह प्रस्ताव मेज पर ऐसे रखा जैसे यह कोई मामूली बात हो, जैसे यह जन्मदिन का एक जायज तोहफा हो। उसने बताया कि वह किराने की दुकान पर संयोग से उससे मिली थी, कि उसने इकरार किया था कि उसके दिल में अब भी रेबेका के लिए जज्बात हैं और उसने इतने सालों से इस प्यार को चुपचाप सहेज कर रखा है। उसने कहा कि उसने यह साफ कर दिया था कि वह शादीशुदा है, लेकिन जॉर्डन ने सिर्फ एक रात के लिए जिद की। उसने इस बात पर जोर दिया कि उसके लिए यह सिर्फ एक पुराने अध्याय को बंद करने जैसा था, अतीत का एक टुकड़ा जिसे उसे आगे बढ़ने के लिए सुलझाना जरूरी था। माइकल खामोशी से एक एक शब्द सुनता रहा। उसकी पहली प्रतिक्रिया गुस्सा नहीं, बल्कि अविश्वास थी। वह एक ऐसे मंजर का सामना कर रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी कही बातें सालों की साझा जिंदगी को बिखेर रही थीं और उनके बनाए भरोसे को एक तरफा खेल में बदल रही थीं। यह कोई राज नहीं था जो गलती से सामने आ गया हो। यह आमने सामने बैठकर शांति से की गई एक मांग थी, जैसे इस पर मोलभाव किया जा सकता हो। उसे एहसास हुआ कि रेबेका की नजर में उनकी शादी इतनी मजबूत थी कि वह कुछ भी झेल सकती थी, यहां तक कि इस हद तक की एक सनक भी। वह आगे समझाती रही कि इससे उनके रिश्ते को कोई खतरा नहीं होगा, कि माइकल एक सुरक्षित, भरोसेमंद और सुलझा हुआ आदमी है और इसीलिए उसे यकीन था कि वह समझेगा। उसने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो उसके लिए सफाई की तरह थे, लेकिन माइकल के लिए वे किसी चोट की तरह थे। सबसे भारी बात सिर्फ यह मांग नहीं थी, बल्कि उसके बोलने का तरीका था, जिसमें एक सोची समझी ठंडक थी, जैसे उसने पहले ही तय कर लिया हो कि कोई भी चीज उसका मन नहीं बदल सकती। फिर रेबेका ने अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई और खड़ीदी ही हो गई, यह कहते हुए कि उसने उसी रात के लिए मुलाकात तय कर ली है। क्योंकि उसे जन्मदिन की एक इच्छा मांगने का हक क्यों था, उसने उसे उसी वक्त इस्तेमाल करने का फैसला किया था। माइकल को प्रतिक्रिया देने का कोई मौका दिए बिना उसने अपना पर्स कंधे पर डाला और रेस्टोरेंट से ऐसे शांत भाव से बाहर चली गई
जैसे किसी रोजमर्रा के काम के लिए जा रही हो। माइकल अपनी जगह पर जमा रह गया, अपने आधे भरे वाइन के गिलास और उन अछूती प्लेटों को घूरता रहा जिनका अब कोई मतलब नहीं था। उसका जाना सिर्फ एक डिनर का अंत नहीं था, यह सालों के उस रिश्ते का खामोश पतन था जिसे वे एक मजबूत इतिहास मानते थे। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, उसने जो कुछ हुआ था उसे समझने की कोशिश की। उनके रिश्ते की हर याद आज के पल से टकरा रही थी, जिससे इशारों, वादों और आदतों का एक उलझा हुआ कोलाज बन रहा था। दूसरे खास मौकों पर उसके साथ हंसती हुई उसकी तस्वीर अब किसी दूसरे आदमी से मिलने के लिए दूर जाती उसकी छवि से बुरी तरह टकरा रही थी। यह सिर्फ बेवफाई से ज्यादा था। यह एक संदेश था कि वह कौन थी और वह उनकी शादी के बारे में क्या सोचती थी। माइकल को लगा कि वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। उस पल वह समझ गया कि जो जिंदगी वह अब तक जानता था वह खत्म हो चुकी है। उसने महसूस किया कि कोई भी जल्दबाजी भरी प्रतिक्रिया सिर्फ एक ऐसे चक्र को हवा देगी जिसका वह अब हिस्सा नहीं बनना चाहता था। वह खामोश रहा, लेकिन यह खामोशी मंजूरी नहीं थी। यह एक फैसला था, एक धीमी लेकिन निश्चित पसंद, कि वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। और जैसे जैसे वेटर्स उसके आस-पास से प्लेटें और गिलास हटा रहे थे, उसने चुपचाप उस रास्ते के पहले कदमों की योजना बनानी शुरू कर दी, जिसे वह अभी तक नहीं जानता था। लेकिन बहुत समय बाद पहली बार वह रास्ता पूरी तरह से उसका अपना होगा। वह पल सिर्फ एक अलगाव की शुरुआत नहीं था। यह एक ऐसा लम्हा था जब माइकल ने अपनी शादी की केडीडी ढहवी सच्चाई का सामना किया। एक ऐसी सच्चाई जो लद्ददहियों, बहसों या संकटों से नहीं, बल्कि एक ऐसी मांग के शांत इजहार से सामने आई थी, जिसे ऐसे पेश किया गया था जैसे वह कोई मामूली बात हो। वह जन्मदिन, जिसे एक साथ एक और साल का जश्न मनाना चाहिए था, एक अलग कहानी का शुरुआती बिंदु बन गया। एक ऐसी कहानी जो दो लोगों ने नहीं, बल्कि एक आदमी के खामोश बदलाव की कहानी थी, जिसे अचानक एहसास हुआ कि शादी में उसकी भूमिका एक मामूली डिटेल तक सिमट कर रह गई है। माइकल खामोशी से घर लौटा, जैसे उसके अपने ही शरीर ने दुनिया को खामोश कर दिया हो, ताकि वह सिर्फ अपनी सांसें सुन सके। उसके विचार पूरी तरह से बन नहीं रहे थे, लेकिन फैसला उसके अंदर पहले ही हो चुका था। उसने सामने का दरवाजा खोला, लिविंग रूम से गुजरा और सीधा बेडरूम में चला गया। उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। ऐसा लगा जैसे उसे पहले से पता था कि क्या करना है। उसने अलमारी से एक मझारी आकार का सूटकेस निकाला, वही जो वह सालों पहले काम की यात्राओं के लिए इस्तेमाल करता था, और सिर्फ जरूरी सामान पैक करना शुरू कर दिया। दो जौद्धि जीन्स, कुछ टी शर्ट, एक जैकेट, उसके दस्तावेज, उसका लैपटॉप और आखिर में उसका आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी का सामान। वो उपकरण जो उसने तब से सहेज कर रखे थे जब से रेबेका ने इसे समय की बर्बादी कहा था। जैसे ही उसने कैमरा को उसके पैडेड बैग में रखा, उसे सालों में पहली बार आजादी जैसा कुछ महसूस हुआ। वह ऑफिस गया, उनके जॉइंट बैंक खाते में लॉग इन किया और सारे पैसे एक व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफर कर दिए, जो उसके पास पहले से था, लेकिन वह उसका इस्तेमाल कम ही करता था। उसने सोशल मीडिया में लॉग इन किया, पुरानी पोस्ट डिलीट की, पासवर्ड बदले, कपल फोटोज हटाए और डिजिटल निशान मिटा दिए। यह प्रक्रिया ठंडी थी, लेकिन बेरहम नहीं। हर क्लिक का एक मतलब था, एक जरूरी कटौती। 2 घंटे से भी कम समय में उसकी ऑनलाइन जिंदगी अब उनकी शादी का विस्तार नहीं रह गई थी। वह घर में घूमा, यह जांचते हुए कि उसे और क्या ले जाना है।
उसने भावनात्मक चीजों, तोहफों, फ्रेम की हुई तस्वीरों, साझा की गई किताबों को नजरअंदाज कर दिया। जो कुछ भी उस हम का प्रतिनिधित्व करता था, जो उन्होंने बनाया था, वह पीछे छूट गया था। वह उस माइकल का हिस्सा था जो वहीं खत्म हो गया था। उसने अपनी कार की चाबियां उठाईं, सामने के दरवाजे पर ताला लगाया और बिना कोई नोट छोड़े उसी मजबूती के साथ बाहर निकल गया जो रेबेका ने कुछ घंटे पहले दिखाई थी। लेकिन उसकी मंजिल कोई जल्दबाजी में तय की गई मुलाकात नहीं थी। यह एक नई शुरुआत थी। वह घंटों तक गाधी चलाता रहा, जब तक कि उसने राज्य की सीमा पार नहीं कर ली। वह पेट्रोल भरवाने के लिए रुका, जल्दी से कुछ खाया, फिर तब तक गाड़ी चलाता रहा जब तक कि वह डेनवर नहीं पहुंच गया। यह एक ऐसा शहर था जो उसे हमेशा अपनी ओर खींचता था, खासकर तब से जब उसे महीनों पहले वहां नौकरी का एक प्रस्ताव मिला था, जिसे उसने सिर्फ उस स्थिरता को बनाए रखने के लिए ठुकरा दिया था जिसे रेबेका बहुत महत्व देती थी। अब वही प्रस्ताव एक ऐसी जिंदगी से बाहर निकलने का सही रास्ता था जिसे ठीक करने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं रह गया था। उसने उस फोटोग्राफी स्टूडियो के इंचार्ज से संपर्क किया जहां उसे पद की पेशकश की गई थी और थोड़ी सी कोशिश के बाद पुष्टि की कि जगह अभी भी खाली है। अगले दिन तक उसके पास रहने के लिए एक जगह और एक छोटी अवधि की आपातकालीन योजना थी। इस बीच रेबेका सुबह सुबह घर पहुंची, दरवाजे पर अपने जूते उतारे ताकि शोर ना हो। उसने 2 बार माइकल का नाम पुकारा, कोई जवाब नहीं। खामोशी अजीब लग रही थी। वह बेडरूम में गई और देखा कि बिस्तर ठीक वैसा ही बना हुआ था जैसा उन्होंने छोड़ा था। उसने अलमारी खोली और देखा कि कुछ कप डद्दे गायब हैं। उसने बाथरूम, ऑफिस की जांच की और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि कुछ सच में गड्ढे ढब डद्दे है। उसने अपना फोन उठाया और एक छोटा संदेश भेजा, मैं घर आ गई हूं, तुम कहां हो? उसने कुछ मिनट इंतजार किया, कुछ नहीं। उसने फोन करने की कोशिश की, फोन सीधा वॉइसमेल पर चला गया। उसने एक और संदेश भेजा, माइकल, प्लीज जवाब दो। दिल की धद धड़कन तेज हो रही थी और घबराहट बढ़ रही थी। उसने एक बार फिर लिखा, देखो, मुझे पता है कल रात अजीब थी, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। हाँ, मैं जॉर्डन से मिलने गई थी, लेकिन हमने सिर्फ डिनर किया। हमने बात की, कुछ नहीं हुआ। मैं कसम खाती हूं, मुझे लगा तुम कुछ भी मांग सकती हो, मैं यह भी शामिल था। मुझसे गलती हुई। मुझे लगा तुम समझ जाओगे। प्लीज मुझे माफ कर दो, घर आ जाओ, चलो बात करते हैं। यह भेजने के बाद वह स्क्रीन को घूरती रही, उन 2 नीले चेकमार्क के आने का इंतजार करती रही, लेकिन वे कभी नहीं आए। घंटे बीत गए और उसका फोन खामोश रहा। कोई जवाब नहीं, कोई रीड रसीद नहीं। अगले दिन रेबेका भारी आंखों से उठी और माइकल के सबसे करीबी दोस्तों को फोन किया। सबने एक ही जवाब दिया, किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ है। उसने उसकी माँ, उसके भाई, पुराने सहकर्मियों को फोन किया, कोई सुराग नहीं। उसने सोशल मीडिया, ईमेल, बैंक खाता चेक किया, खाली। आखिरकार उसे समझ आया, माइकल चला गया था, शांत होने के लिए नहीं, ब्रेक लेने के लिए नहीं, वह बस उसकी जिंदगी से गायब हो गया था। कोई चीख पुकार नहीं, कोई बहस नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, छोड़ दी गई थी। उसकी सजा खामोशी और घर मौजूदगी होगी। जब माइकल नए शहर में पहुंचा तो उसने एक छोटा लेकिन काम का अपार्टमेंट किराए पर लिया। कोई लग्जरी नहीं, लेकिन फिर से शुरुआत करने के लिए काफी था। उस जगह में कोई यादें नहीं थीं, कोई अनचाही चीजें नहीं थीं।
यह तटस्थ था, लगभग खाली, और उसे ठीक इसी की जरूरत थी। पहले कुछ दिनों में उसने खुद को काम में झोंक दिया। स्टूडियो बड़ा नहीं था, लेकिन यह रचनात्मक स्वतंत्रता देता था, और उसने जल्दी ही अपनी प्रतिभा साबित कर दी। उसने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की, व्यावसायिक इमारतों की तस्वीरें, शहरी नवीनीकरण परियोजनाओं और स्थानीय वास्तुकला पत्रिकाओं के लिए इंटीरियर की तस्वीरें। जल्द ही उसकी तकनीकी नजर और संवेदनशीलता ने ध्यान आकर्षित किया। उसकी तस्वीरों में गहराई, अनुपात और एक ऐसी सुंदरता थी जो आम ढर्रे से अलग थी। जैसे जैसे हर पूरे हुए काम के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया, माइकल ने अपने खुद के प्रोजेक्ट विकसित करने शुरू कर दिए। उसने स्टूडियो छोड़ दहा दिया, अपना खुद का व्यवसाय, स्काईलाइन आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी शुरू किया और सीधे ग्राहकों के साथ काम करने लगा। उसने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट, पेशेवर सोशल मीडिया और एक सुसंगत विजुअल पहचान में निवेश किया। उसने ऐतिहासिक और आधुनिक इमारतों की एक सूची बनाई, जिसमें असामान्य कोणों और उन विवरणों को कैद किया गया जो जल्दबाजी में देखने वाली आंखों से ओझल हो जाते थे। कंपनी का नाम संयोग से नहीं चुना गया था। यह क्षितिज की ओर देखने के बारे में था, उस ओर जो पतन के बाद आता है। जैसे जैसे उसका करियर गति पकड़ रहा था, वह उस व्यक्ति से फिर से जुड़ गया जो वह बनना बंद कर चुका था। वह गैलरी के उद्घाटन में लौटने लगा, प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगा, और उसे उद्योग की पत्रिकाओं के लिए लेख लिखने के लिए आमंत्रित किया जाने लगा। हर छोटी जीत के साथ वह और ज्यादा पूरा महसूस करता। बहुत समय बाद पहली बार कोई भी उसके पंख काटने या उसकी इच्छाओं पर सवाल उठाने की कोशिश नहीं कर रहा था। रेबेका की अनुपस्थिति अब एक खालीपन नहीं थी, यह बढ़ने के लिए जगह थी। उस रात का दर्द अभी भी मौजूद था, लेकिन अब यह सब कुछ निगल नहीं जाता था। यह एक प्रक्रिया का हिस्सा बन गया था। माइकल अब समझ गया था कि उसने स्थिरता को ठहराव समझ लिया था, और दूसरों को नाराज करने के डर से आराम से रहना उसे सिर्फ खुद से दूर ले गया था। उसके जाने के बाद रेबेका की खामोशी ने उसे हैरान नहीं किया। वह जानता था कि उसके लिए वह हमेशा वही आदमी रहेगा जो कुछ नहीं करेगा, जो शांति से कुछ भी स्वीकार कर लेगा। लेकिन यहां इसका सबूत था। उसने दूसरे आदमी के साथ एक रात मांगी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी फिर से बना ली थी, और उसने यह अपनी आवाज उठाए बिना किया था। दिन बीतते गए, और रेबेका कोई जवाब खोजने की कोशिश करती रही। उसने फिर माइकल की मां को फोन किया। इस बार दूसरी तरफ से आवाज रूखी थी, जो पिछली किसी भी बातचीत से अलग थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी सास ने कहा कि वह जानती है कि क्या हुआ था, कि माइकल ने उसे सब कुछ बता दिया था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह साफ कर दिया था कि वह नहीं चाहता कि उसे ढूंढा जाए। उसने कहा है कि तुम उसके फैसले का सम्मान करो और उसे खोजने की कोशिश न करो। उसे इसकी जरूरत है। शब्द एक आखिरी वार की तरह लगे। रेबेका ने बहस करने की कोशिश की, इस बात पर जोर देते हुए कि कोई विश्वासघात नहीं हुआ था, कि यह सब एक गलतफहमी थी। लेकिन उसकी मां ने बस दोहराया, उसे पता है कि क्या हुआ था, और यह काफी था। हफ्ते बीत गए। खामोशी एक आदत बन गई, जब तक कि एक दिन डाक में एक लिफाफा आया, जिस पर एक कानूनी फर्म का नाम था। अंदर उसे तलाक के कागजात मिले। सब कुछ पहले से ही उसकी तरफ से हस्ताक्षरित था, जिसमें तारीखें, धाराएं और शर्तें स्पष्ट रूप से परिभाषित थीं। कोई नोट नहीं था, कोई स्पष्टीकरण नहीं था, बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह लिविंग रूम में उन दस्तावेजों को अपनी गोद में लेकर बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू थे,
उसका अभिमान घायल था और एक ऐसा पछतावा था जो अब कुछ भी नहीं बदल सकता था। वह चुपचाप रोई, सिर्फ शादी के खत्म होने के लिए नहीं, बल्कि यह मान लेने के लिए कि उसके पास हमेशा उस चीज को ठीक करने का समय होगा जिसे उसने खुद तबाह किया था। ठीक उसी वक्त उसे समझ आया कि कुछ फैसलों की कीमत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा होती है और कुछ विदाई यह कभी नहीं बताती कि वे अलविदा कब बन जाती हैं। रेस्टोरेंट की उस रात को 3 साल बीत चुके थे, लेकिन वह याद अब भी अक्सर रेबेका के पास आती थी। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, कुछ लोगों के साथ दिखावा किया कि सब ठीक है, और दूसरों को यह बताने से बची कि वास्तव में क्या हुआ था। उसने पूरी कहानी कभी किसी को नहीं बताई। वह किसके साथ है, इस पर निर्भर करता था कि वह क्या कहती है, लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन था जिसे कुछ भी नहीं भर सकता था। उसने फिर कभी माइकल के बारे में नहीं सुना, जब तक कि एक शुक्रवार की सुबह एक दोस्त ने फोन करके बताया कि उसने एक आर्किटेक्चर वेबसाइट के लेख में उसका नाम देखा है। माइकल मोर, स्काईलाइन आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी के संस्थापक, अटलांटा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य वक्ता थे। तस्वीर में एक शांत आदमी था जिसकी अच्छी तरह से सजी दाढ़ी थी, एक संयमित मुस्कान थी और आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे उन्होंने अपना उद्देश्य फिर से खोज लिया हो। रिबेका ने खामोशी से लेख पढ़ा। उसकी छाती में एक जकड़िदहन थी, जैसे उसे किसी ऐसे व्यक्ति का संदेश मिला हो जो मर चुका हो, और एक तरह से वह मर ही चुका था। उसने सम्मेलन का टिकट खरीदा। वह जल्दी पहुंची, बीच की पंक्तियों में बैठ गई और अपने हाथों से खेलना बंद नहीं कर सकी। जब माइकल मंच पर आया तो उसका शरीर जम गया। वह अलग दिख रहा था। उसकी आवाज वही थी, लेकिन उसकी उपस्थिति बदल गई थी। उसमें एक ताकत थी जो पहले नहीं थी। अपने भाषण में उसने अपने पेशेवर सफर, असफलताओं और नई शुरुआत के बारे में बात की। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी हर ठोस चीज खो देने के बाद फोटोग्राफी के लिए अपने प्यार को फिर से खोजा। बिना किसी का नाम लिए उसने कहा कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति ने धोखा दिया था जिसे वह जानता था, और इस टूटन ने उसे उसकी जिंदगी के सबसे अच्छे दौर में धकेल दिया। उसने पुनर्निर्माण, पहचान और इस बारे में बात की कि कैसे दर्द, अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी दी ही ताकत बन सकता है। दर्शकों ने खड़ीदाहे होकर उसका अभिवादन किया। रेबेका बैठी रही। उसका गला सूखा हुआ था, चेहरा पीला पुड़ी ढह गया था। एक ऐसे आदमी का सामना कर रही थी जो अब उसकी कहानी का हिस्सा नहीं था। जब भाषण खत्म हुआ तो वह धीरे धीरे लॉबी की ओर बढ़ी। वह उससे बात करना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, हालांकि उसे यकीन नहीं था कि क्या। लेकिन इससे पहले कि वह उसके पास पहुंच पाती, उसने माइकल को कमरे के दूसरी तरफ से आते देखा। वह मुस्कुरा रहा था, दो इवेंट आयोजकों के साथ बातचीत कर रहा था। उसके बगल में हल्के रंग की पोशाक में एक महिला खड़ी दीधी थी, जिसकी आंखों में एक गर्मजोशी थी। वह ओलिविया थी। उसने अपने सहकर्मियों से उसका परिचय अपनी मंगेतर के रूप में कराया और बताया कि वह कई परियोजनाओं में उसकी पार्टनर भी थी। उन्होंने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे लोग कोई अच्छा राज साझा कर रहे हों। रेबेका रुक गई। वह वहीं खड़ी दिधी रही, गतिहीन, यह सब देखती रही। जब माइकल की नजरें उससे मिलीं, तो उसने हल्का सा सिर हिलाया और एक विनम्र मुस्कान दी। एक ऐसा इशारा जो नमस्ते या मुझे तुम्हारी याद आई नहीं कह रहा था। यह औपचारिक था, जैसे कि वह एक दूर की परिचित हो जिसे वह मुश्किल से याद करता हो। फिर वह मुद्दहर गया।
और अपनी बातचीत में वापस लौट गया। ओलिविया के साथ दूसरी दिशा में चला गया, जैसे कि उसका उस महिला से कभी कोई संबंध ही न रहा हो जो उसे कमरे के दूसरी ओर से देख रही थी। उस पल रेबेका समझ गई कि जिस आदमी को उसने एक वाक्य से तबाह कर दिया था, वह कभी वापस नहीं आएगा। कि माइकल, जो शांत, संवेदनशील और शांति बनाए रखने के लिए चोट को निगलने को तैयार था, उस जन्मदिन की रात को डेफेन हो गया था। जो बचा था वह एक आजाद, संतुष्ट और दूर का आदमी था, और वह जो यह मानती थी कि वह नुकसान को नियंत्रित कर सकती है, अब बाहर से उस जिंदगी को देख रही थी जो उसकी हो सकती थी। कोई स्कैंडल के जरिए बदला नहीं लिया गया, कोई नाटकीय टकराव नहीं हुआ। माइकल का सबसे बड़े दहा जवाब था गायब हो जाना, आगे बढ़ाना, खुद को फिर से बनाना, और यहां सबके सामने खुद के एक नए संस्करण के रूप में उपस्थित होना, पूरा, खुश और पहुंच से बाहर। और वहीं भिद्ध के बीच में रेबेका ने अपनी सबसे कठोर सजा का सामना किया, यह महसूस करते हुए कि कुछ विकल्प अपरिवर्तनीय होते हैं और कुछ दरवाजे एक बार बंद हो जाने के बाद फिर कभी नहीं खुलते। अटलांटा सम्मेलन के महीनों बाद सोशल मीडिया स्क्रॉल करते समय रेबेका को एक ऐसी खबर मिली जो हर स्पोर्ट्स आउटलेट और गॉसिप साइट पर फैल रही थी। जॉर्डन ब्लैक, प्रसिद्ध एनबीए खिलाड़ी, कई महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार से जुड़े एक सामूहिक आरोप में बेनकाब हो गया था। यह स्कैंडल तब शुरू हुआ जब टीम के एक पूर्व कर्मचारी ने खुलासा किया कि जॉर्डन जानबूझकर अपनी प्रसिद्धि और प्रभाव का इस्तेमाल प्रतिबद्ध रिश्तों में महिलाओं को निशाना बनाने के लिए करता था, जिससे विवाहेतर संबंधों के प्रति उसकी सनक को बढ़ावा मिलता था। आरोपों ने तब और जोर पकड़ा जब और भी महिलाएं इसी तरह की कहानियों के साथ सामने आईं, जिनमें लगातार एवांसेस, अपमानजनक संदेश और झूठे बहानों के तहत आयोजित मुलाकातें शामिल थीं। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय हो गया, जिसमें अलग-अलग राज्यों और यहां तक कि दूसरे देशों से भी गवाहियां आईं। इसका नतीजा तत्काल था। जॉर्डन को टीम से निलंबित कर दिया गया और कुछ दिनों बाद आधिकारिक तौर पर संगठन से निकाल दिया गया। प्रायोजकों ने संबंध तोड़ दिया लिए, ब्रांडों ने उसे विज्ञापन अभियानों से हटा दिया और करोड़ों डॉलर के अनुबंध रद्द कर दिए गए। अछूत लगने वाला करियर कुछ ही दिनों में ढह गया। पुराने वीडियो फिर से सामने आए, जिनमें पिछले साक्षात्कारों की अनुचित टिप्पणियां और ऐसे व्यवहार सामने आए जिन्हें कभी नजरअंदाज कर दिया गया था, लेकिन अब एक नई रोशनी में देखा जा रहा था। वही भिद्दा जो कभी कोर्ट पर उसके लिए जयकार करती थी, अब न्याय की मांग कर रही थी, और जॉर्डन ब्लैक का नाम स्कैंडल और सत्ता के दुरुपयोग का पर्याय बन गया। मूर्ति गिर गई और उसका पतन सार्वजनिक, शोर शराबे वाला और अंतिम था। रेबेका ने अपनी छाती में एक गांठ के साथ रिपोर्ट की हर पंक्ति पर रही। तस्वीरें, स्क्रीनशॉट और गवाहियां उस कल्पना को ध्वस्त करती हुई लग रही थीं जिसे उसने खुद सालों पहले पाला था। अपनी रसोई की मेज पर हाथ में फोन लिए बैठी उसे शर्म, अपराध बोध और अविश्वास का मिला-जुला एहसास हुआ। वह खामोशी से स्क्रीन को घूरती रही और पहली बार उसने जोर से वह सवाल पूछ ही लिया जिसे वह सालों से दबा रही थी। मैंने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया? अब वापस लौटना बहुत देर हो चुकी थी, और जो कुछ बचा था वह इस ज्ञान के साथ जीना था कि स्थिरता को एक आवेग के लिए बेचकर उसने सब कुछ खो दिया था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगली बार।